नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। गंगा सप्तमी स्नान पर्व पर धर्मनगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा दशहरा के पर्व पर हरिद्वार में डाम कोठी घाट में गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शुरू हुई चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न हो, ऐसी गंगा मां से कामना करता हूं। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा दशहरा का पर्व पर बड़े उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने मनाया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद से मुलाकात की और आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सभी श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी हो और उनकी यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित हो। माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़े। यात्रियों के लिए सरकार संवेदनशील है, गर्मी बहुत पड़ रही, क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं से इस समय? हीट स्ट्रोक वगैरह। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस समय जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम परेशानी हो और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो। उत्तराखंड शौर्य अभियान समिति की ओर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार प्रयोगों के लिए दिया गया। डॉक्टर रावत पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इससे पहले ये सम्मान पद्मश्री जगत सिंह जंगली, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा आदि लोगों को मिल चुका है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और विशिष्ट कार्य किए हैं। उत्तराखंड शौर्य अभियान समिति ने देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को वर्ष 2022 के शौर्य सम्मान से सम्मानित किया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इस वर्ष संस्कृत शिक्षा के तहत हाई स्कूल में 88.17%, जबकि इंटरमीडिएट में 95.65% परीक्षाफल रहा। देहरादून की छात्रा रिंकी बरिहा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ऐसे ही इंटरमीडिएट में शिवी राणा ने इंटर में 86% अंकों के साथ टॉप किया। उत्तराखंड के देहरादून में संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षा का परिणाम कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत द्वारा घोषित किया। इस साल संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल में 88.17%, जबकि इंटरमीडिएट में 95.65% परीक्षाफल रहा। आपको बता दें कि हाई स्कूल में 83.6% अंकों के साथ शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय की छात्रा रिंकी बरिहा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वहीं इंटरमीडिएट में 86% अंकों के साथ शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय की छात्रा शिवी राणा ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत ने कहा कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई, और जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में असफल रहे उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। दोबारा से मेहनत करिए, आप सफल जरूर होंगे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने संस्कृत शिक्षा के सभी आचार्य लोगों का, विभाग का और उन सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड के बाद पहली बार प्रत्यक्ष जो है परीक्षाएं हुई हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि संस्कृत में हमारा जो पूर्व मध्यमा होता है, जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं, उसमें 88.17 जो है रिजल्ट रहा है। बहुत अच्छा इस बार हमारा रिजल्ट रहा है। और उत्तर मध्यमा जो हमारा होता है, उसमें इंटरमीडिएट में 95% से थोड़ा ज़्यादा रहा है, 95.65% रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि संस्कृत शिक्षा में हमने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो हमने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया है। संस्कृत जो आचार्य हमारे, उनके लिए हमने उनके अच्छा वेतन भी कर दिया है वो, और काफ़ी बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, मैं राज्य सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और रिजल्ट। अल्मोड़ा में पुलिस भर्ती को लेकर युवा वर्ग में उत्साह देखा जा रहा और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे। वहीं प्रतिभाग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि भर्ती को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और भर्ती में किसी भी प्रकार की परेशानी प्रतिभागियों को न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी अगर है तो उनको मौका दिया जाता है। और हम इस बात को हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उसकी सूचना भी देते हैं। इसके अलावा फिर नापजोख की जाती है, उनकी शरीर की लंबाई नापी जाती है, सीने की लंबाई, गुलाब इत्यादि होता है। उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी लंबाई नापी जाती है और वजन नापा जाता है। उसमें काफ़ी लोग उसमें छट जाते हैं, उनकी जो शारीरिक सौष्ठव उसके अनुरूप नहीं है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि गेंद फेंक की प्रतियोगिता होती है, लॉन्ग जंप होता है, चिनअप होता है और ये दंड बैठक इत्यादि होता है, फिर दौड़ होती है। तो उसमें हर क्रम में जो जैसे क्योंकि कंपटीशन है तो यहाँ पे जो फिट होगा वही क्वालिफाई होगा। तो वैसे जो लोग फिट होते जाते हैं वो क्वालिफाई कर लिए जाते हैं। वैसे महिलाओं की जो है उसमें बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, शटल रेस और 50 मीटर रेस इत्यादि होता है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सुरक्षा व्यवस्था के हवाले पर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में कई बार हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है और इस दौरान हेलीपैड पर तीर्थयात्री या स्थानीय लोगों को भारी भीड़ जमा करके इसको नुकसान पहुंचता है, जिस कारण हादसे होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड में संचालित सभी हेलीपैड पर अतिरिक्त यात्रियों को जाने पर बैन लगा दिया है। हेलीपैड पर वही यात्री जा सकता है जिसको हेली सेवा के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी यात्री हेलीपैड पर नहीं जा सकेगा। केदारनाथ जी के लिए तो मैंने उसी वक्त निर्देश जारी किए थे कि जो हेलीपैड क्षेत्र है उसको पूरी तरह से यात्रियों से मुक्त रखा जाए, सिर्फ जिसको बैठने आना है वही आए वहाँ पे। और बाकी हम एक जनरल डायरेक्शन भी दे रहे हैं बाकी सब जगह पे जहाँ भी वीआईपी आते हैं कि हेलीपैड क्षेत्र को पब्लिक से। उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। दरअसल बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की नेता रही नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी के बाद लगातार मुस्लिमों का गम और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा। वहीं काशीपुर में अली खां चौक में मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और ये मांग की कि शीघ्र ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए। गिरफ्तारी की है नुपुर शर्मा ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे मजम्मत उसको, इसलिए कि ये हमारी इज्जत की बात नहीं है, हमारी जान और माल की बात नहीं है, ये हमारे नबी की अजमत की बात है। इसलिए हम उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं
और हम ये इसके बारे में जो है दरख्वास्त करते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। और हमने जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने एसडीएम साहब ने गाइडलाइन जारी की थी कि चंद लोग आकर जो है वो एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन दे दें, तो हम अपने शहर के जिम्मेदारों के साथ में वो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दे आए हैं। अब जगह जगह क्या हो रहा है इस बारे में तो हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। हमारा जो काम करने था, जिम्मेदारी थी हमारी शहर की, शहरी मांग होने के नाते में उसको अपने साथ जिम्मेदार लोगों को लेकर में उस काम को हम कराएँ। असल में हम उस बयान की तो मजम्मत कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। रहा सवाल प्रोटेस्ट का या ज्ञापन देने का, तो चूँकि हमारा एक डेलीगेशन शहर के ज़िम्मेदार लोगों का एसडीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं, वो मुलाकात किया उन्होंने। और जिस तरीके से हमारे एसडीएम साहब ने और दीगर हमारे प्रशासन ने जो कहा था कि भाई इसमें चूँकि परमिशन की इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप जो है ज्ञापन दे दें शहर के ज़िम्मेदार जा करके। तो हमारे शहर के ज़िम्मेदार हजरात ने शहर इमाम मुफ्ती मुलाजिम साहब की क़यादत में एसडीएम कोर्ट जा करके एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, जो उनके कहने के मुताबिक था। अब उसके अलावा हर गली में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया। वहीं सांसद ने पिछले 8 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी से भी जोड़ा गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि टनकपुर बागेश्वर रामनगर रेलवे लाइन के सर्वे का कार्य गतिमान है। इसके अलावा केंद्रीय पोषित योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। और वहीं भारतमाला के माध्यम ऑल वेदर के माध्यम से हमने टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेई कैलाश मानसरोवर तक रोड बनाई है। मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग नहीं था, हमने भोजीपुरा, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने का काम किया। तो टनकपुर से हमारी 6 ट्रेनें चल रही हैं। सर्वे के काम हमारे टनकपुर बागेश्वर के और रामनगर चकुटिया गैरसैंण के, इन कामों में भी हमारी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हमने भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को मनरेगा के माध्यम से 15वें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी कुडियाल ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम और कोविड टीकाकरण के 100% लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जनपद चमोली में आगामी 10 जून से हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अभियान के सफल संचालन हेतु सभी अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त आशा कार्यकर्त्री के माध्यम से शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अभियान के द्वारा कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल किया जाएगा। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारा जो एम है घर घर दस्तक, हर घर में जाएगा आदमी, व्यक्ति, और जो भी व्यक्ति छूटा हुआ है किसी भी डोज का, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर डोज, किसी भी उम्र का व्यक्ति जो किसी कारणवश नहीं आ पाया अस्पताल में या जिसके नहीं लगा, उसके टीकाकरण किया जाएगा। पूरी फैमिली का टीकाकरण किया जाएगा घर घर दस्तक दे के। और ये तब तक चलेगा जब तक कि हम पूरा 100% अचीवमेंट न कर लें। और फिलहाल जो आंकड़ों की बात देखी जाए तो फर्स्ट डोज में हमने 116% अचीवमेंट किया है, सेकंड डोज में भी हमने 100% से ऊपर किया है, थर्ड डोज में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं, 97% हमारा चल रहा है। ओवरऑल में भी हम जो है 100% हमारा फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज हमारा जो है 97% है। और अभी हम प्रिकॉशन डोज में हमारा थोड़ा अभी कम चल रहा है, क्योंकि 60+ वाले जो हैं इसमें मरीज आ रहे हैं, वो बेचारे अस्पताल नहीं आ पाते, वो नहीं आ रहे। तो उन्हीं के लिए हमारा एक खास तौर पे प्रोग्राम है कि इनको जो व्यक्ति असहाय हैं, अस्पताल तक नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनको हमें कवरेज देना है। छोटे बच्चों को कवरेज देना है, नियोनेट से उन्हें कवरेज देना है। इस तरह से जो और किसी बीमारी से ग्रसित है, नियोनेट को हालांकि हम लगाते नहीं है, लेकिन उनके साथ जो उनकी माएँ हैं उनकी वजह से वो आ नहीं पाती हैं, तो उनको हमें कवरेज करना है। और ये हमारा लास्ट तक चलेगा। और इसमें हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, टोटल जो हमारे डॉक्टर, आशाएँ, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल्स, CHOs जितने भी लगे हैं, ये 1000 से ऊपर ज़िले में हमारे तैनात हैं। और प्रत्येक ब्लॉक को ये कवर करेंगे, प्रत्येक घर को कवर करेंगे। डेली की डेली उसकी सूचना हमें देंगे। हमने एक सूचना कार्यक्रम यहाँ पे बना रखा है उनका, कि वहाँ पे हमें डेली सूचना मिलेगी। 4 बजे तक हमारे पास सारे डेटा आने चाहिए। और इस तरह से हमारा एक बृहत कार्यक्रम चलेगा, घर घर दस्तक, घर घर
हम एक अवेयरनेस भी चलाएंगे कि जिनको जो है टीकाकरण जो वंचित रह गए हैं, जो प्रदेश से बाहर थे या कहीं थे, क्योंकि कामकाजी लोग थे, वो भी आएँ और इसमें लगवाएं। ये तो हमारे सेंटरों पे लगवाएं या घर पे लगवाएं, लेकिन अवॉइड ना करें, ये हम एक अपील करेंगे। इस तरह से हम एक इसको वृहद रूप से इसको चलाएंगे और आशा है कि ये सुचारू रूप से चलेगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में आईटीडीए विभाग के तहत देश की सेना को ड्रोन तकनीकी में निपुण बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग अभियान चला रहा। ये ट्रेनिंग अभियान बेहद गोपनीय और खास तरह का ट्रेनिंग अभियान है। उत्तराखंड एपीडीए और अपने ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर के तहत अब तक 1163 लोगों को प्रशिक्षण दे चुका है। इस अभियान के तहत बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के अलावा राज्यों की पुलिस को भी ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस शामिल है। उत्तराखंड आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि उन्हें ट्रेनिंग अभियान के तहत न केवल ड्रोन ऑपरेशन बल्कि सीमा के करीब आने वाले अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को लेकर के भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी कि देश की सीमाओं पर कोई परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह से तकनीकी से लैस सैनिकों को किया जा रहा है। देखिए, वैसे तो 2018 में हम लोगों ने ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर बना दिया था। उसके बाद से 2019-20 दो बार हम लोगों ने ड्रोनाथॉन कराया, ड्रोन की कंपटीशन कराई, इसमें कि तमाम ड्रोन्स को लेके रिसर्च और R&D में जो चीज़ें हो सकती हैं, इसमें इमेज एनालिसिस से लेके ड्रोन की कॉम्पिटिशन्स, कई स्टेट से हज़ारों लोग आए थे, उसमें सारे स्टेट से स्टूडेंट्स भी आए थे, कई इंडस्ट्री प्लेयर्स भी आए थे, उन्होंने अपने स्टॉल्स भी लगाए और कई सारे डिस्कशंस और पैनल डिस्कशंस भी इसमें हुए 2 साल जो हम लोगों ने ड्रोनाथॉन में कराया। उसके अतिरिक्त इस बार जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज़ को अटेंड किया था, वो एक ड्रोन फेस्टिवल था जिसमें कि 80 स्टॉल लगे थे, जिसमें कि उत्तराखंड का एक स्टॉल था और हम लोगों ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन वैन बनाया था, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और सराहा, और जिसको कि हम लोगों का प्लान है कि पूरे उत्तराखंड में, चूँकि हम आपदा प्रभावित एक क्षेत्र है, तो हमें हर स्थान पर हमें इस तरह के ड्रोन के वैन बनाने की हमारी प्लानिंग है कि हर ज़िले में हम इस तरह का एक ड्रोन वैन बनाएंगे और ड्रोन के साथ उसको लैस करेंगे, जिससे कि आने वाली आपदा में वो समय पर पहुँच के मदद करेगा। देहरादून रोड स्थित एक बैंक के अंदर रकम जमा करने गए व्यापारी के नौकर से शातिर ठगों ने छोटे नोट बदलने का झांसा देकर 34,000 रुपए ठग लिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 शातिर ठगों को जंगलात बैरियर देहरादून रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक कार, 73,000 नगद, कागज की गड्डी बरामद की है। यहाँ पे पीएनबी बैंक में एक फ्रॉड कल हुआ था, उसमें अमरीक सिंह है, उन्होंने अपने नौकर को भेजा था पैसा जमा कराने, उसे बैकअप फुसला करके और फर्जी नोटों की गड्डी दे करके एक गैंग उसे पैसे उसके निकालने में कामयाब हो गया था, जिन्हें सबको पकड़ लिया है और आज वो जेल जा रहे हैं। 6 के 6 लोग पकड़े गए हैं, सारा पैसा बरामद। देहरादून विजिलेंस की टीम ने डोईवाला तहसील से एक कानूनगो को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कानूनगो ने हरिद्वार निवासी मोतीलाल से उनके 2 भूखंडों को कृषि भूमि से अकृषि भूमि घोषित करने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके अपने 2 भूखंड हैं, जिसे वह कृषि भूमि से अकृषि भूमि घोषित कराना चाहते हैं। इसके लिए कानूनगो प्रति फाइल 5,000 मांग रहे थे। वहीं शिकायत के आधार पर विजिलेंस की टीम ने मामले में जांच की और कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में चंपावत जनपद हेतु मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी घोषणाओं के क्रियान्वयन और पूर्ति हेतु होने वाली सभी गतिविधियों की टाइमलाइन निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग से संबंधित घोषणाओं के लिए अधिकारियों को फेज 1 और फेज 2 के लिए सभी प्रक्रियाओं में गति लाते हुए तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिम कार्बेट ट्रेल के लिए डीएफओ और डीपीआर शीघ्र तैयार कर शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए। वहीं चंपावत को पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने की बात भी कही। उत्तराखंड के देहरादून में बिजली विभाग द्वारा बिजली की गुणवत्ता के साथ दूरस्थ इलाकों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में ऊर्जा विभाग द्वारा नेपाल और उत्तराखंड के चंपावत के बॉर्डर इलाके में अब विद्युत आपूर्ति 24 घंटे मिलेगी। ऊर्जा विभाग द्वारा 42 किलोमीटर लंबी लाइन बॉर्डर पर बनाई गई है, जिससे नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर के साथ चंपावत जिले में बिजली सप्लाई 24 घंटे मिलेगी। चारधाम यात्रा में भी बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। वहीं ऊर्जा विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्वक बिजली पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बद्रीनाथ की विद्युत आपूर्ति पिछले 40 सालों से रेडियल फीडर से हो रही थी। रेडियल फीडर का मतलब होता है कि श्रीनगर से लाइन निकल करके बद्रीनाथ तक केवल एक सिंगल लाइन जा रही थी। अभी हमने कोशिश करके इसको 3 तरफ से बिजली जोड़ दिया है। एक सिमली नंदप्रयाग को जोड़ा है, साथ ही साथ कर्णप्रयाग पर 33 केवी को 66 में कन्वर्ट करके 66 बनाया है और 66 से भी जोड़ दिया गया है। तो एक तो कर्णप्रयाग पे से सप्लाई आपूर्ति होगी, एक सिमली से सप्लाई आपूर्ति होगी और तीसरी सप्लाई श्रीनगर से होगी। तो एक तरह से जहां पहले एक स्रोत से सप्लाई हुआ करती थी, पिछले 6 या 7 महीने में कोशिश करके इसको 3 तरह से सप्लाई दे दी गई। तो जो विद्युत आए दिन लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते उत्तराखंड में गर्मी का तापमान बढ़ रहा। बीते दिन हरिद्वार प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून तक बारिश के आसार नहीं दिख रहे। इस बीच मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी का असर रहेगा। इसके साथ ही कई इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही कुछ दिनों तक राजधानी दून के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 15 जून तक गर्मी से बहुत अधिक राहत की उम्मीद नहीं है। इसके बाद मानसून के सक्रिय होने से राहत की संभावना जरूर है। की जरूरत है। हाँ, देखिए इस सीज़न की अगर बात कर लें, जो पहले अभी गए आपके 2-3 महीने पहले, जिसमें कि मार्च से लेके और जो आपका मई तक का है, जिसको प्री मानसून सीजन या समर सीजन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि 2 महीने शुरू के थे, मार्च और अप्रैल पूरे ड्राई रहे, फिर मई में अच्छी बारिश मिलनी शुरू हो गई, टेम्परेचर भी नॉर्मल है या नॉर्मल से कम आ गए, तो अच्छा रहा उसमें जो है। लेकिन अब फिर से आप देख रहे हैं कि जून आते ही जैसे जो शुरुआत हुई, तो पूरा ड्राई जो है जून से शुरू से ही ये चल रहा है। और तापमान जो जून में जो नॉर्मल भी है वो भी हायर रहते हैं। इस समय अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हैं या पहाड़ों में भी वो बढ़ते ही हैं, लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसमें फिर और भी जो है इजाफा हुआ है। तो अभी जो 1 तारीख से लेके और अभी आज 8 तारीख हो गई है जून की, जो है तो पूरा सप्ताह ऐसा गया कि जिसमें कि कोई रेनफॉल एक्टिविटी हुई नहीं। तो उसकी वजह से बिल्कुल लगातार जो तापमान है बढ़े हैं और ये करीब जो है 4 से 5 डिग्री तक, इवन 6 डिग्री तक भी जो है नॉर्मल से ऊपर जो है कुछ जगहों में, खासकर पहाड़ों में की बात करें या फिर जो गढ़वाल रीजन जो है, जो उसके मैदानी क्षेत्र भी है उसकी बात करें, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज़्यादा रहे हैं। जहाँ तक कुमाऊँ क्षेत्र के जो लोअर कुमाऊँ रीजन है या आप कहिए कि जो है जो मैदानी क्षेत्र कुमाऊँ रीजन का है, तो वहाँ तो ठीक है, थोड़े नॉर्मल से वो भी हायर है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 2-3 डिग्री तक जो है आप ये कह सकते हैं वहाँ पे ऊपर आए नॉर्मल से। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र या फिर हिल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अनेक जगहों तक, कुछ जगहों तक जो है आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये तापमान अधिक रहे हैं। और आगे भी अभी जो है जो सिचुएशन है
तो उसमें 15 तारीख से पहले पहले कोई कुछ खास एक्टिविटी होने वाली नहीं है। 10-11 से अगर मैं बात करूं, 10, 11 या 12, 13 तक की जो है, 14 तक की भी, तो छुटपुट एक्टिविटी एका दुका जगहों में मिलेंगी। उसमें भी आप एक ये 10-11 की अगर बात करें तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है या फिर कुमाऊं रीजन में नैनीताल है, चंपावत की अगर बात करें तो थोड़ा मॉइस्चर उन एरियाज में या अंदर में वो आ रहा है, तो ठीक है, छुटपुट एक्टिविटी हो सकती है, उसका कोई बहुत। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।